राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम से रिलेटेड हम लोग लाइन बाय लाइन करने जा रहे हैं बच्चों। बच्चों हम लोग जो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेली होता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस माइटोकॉन्ड्रिया का, उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करते हैं, ये सिंगल अगर रहे तो हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और प्लुरल अगर बात करें, नंबर अगर ज्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप में जब उसको देखिएगा तो आसानी से कहिए कि नहीं देख पाते, एसटीएन करके देखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जब माइक्रोस्कोप में आप देखिएगा तो उसको क्या करना होगा? एसटीएन करके देखना होगा। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, तो जो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एटीपी बनाएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोग जो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, एटीपी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। एटीपी की जो हम लोग बात करते हैं वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कि किस सेल को कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे जो सेकेंड लाइन आपके जो सामने एनसीईआरटी का जो लिखता है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो वो डिपेंड करता है कि सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है। वैसा सेल जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट जिस सेल को ज्यादा है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा है। वैसा सेल जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट कम है, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल की अगर हम लोग जो बात करें तो वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है कि किस सेल में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, हम लोगों का मसल सेल, जैसे अभी यहां का जो बाइसेप्ट और ट्राइसेप्ट मसल्स है हमारा, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, अगर मैं डंबल नहीं उठाता हूं, तो हो सकता है पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया 500 हो। लेकिन अगर मैं आज से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूं डंबल उठा के, तो विद इन 1 वीक अगर आप देखोगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो मालूम चलेगा पर सेल 1000 हो गया, 1200 हो गया। तो नंबर क्या है कि मेरे ही सेल में अगर मैं एक हैंड से डंबल कर रहा हूं और दूसरे हैंड को छोड़ दिया हूं, अस्थिर रखा हुआ हूं, तो क्या होगा कि यहां का मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, और इधर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरा ही बॉडी, मेरा ही दोनों हाथ, और दोनों में, दोनों के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एनर्जी के रिक्वायरमेंट पे कि कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। सेल टू सेल वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर की बात करें तो सेल टू सेल वेरी करता है। और आपको बता दूं, एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर कंपेयर किया जाए तो जनरली क्या देखा गया कि एनिमल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लांट सेल, कंपेयर टू प्लांट सेल। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के बारे में बात करें तो सॉसेज शेप का एनसीईआरटी क्या लिखा है? टिपिकली इट इज सॉसेज शेप, और या नहीं तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। डायमीटर की अगर मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और लेंथ 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर का ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ की हम लोग बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ हो गया। बच्चों जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन की अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पूरे सेल की मैं बात करूं तो 3 ही है जिसमें डबल मेम्ब्रेनस आपको मिलेगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है डबल मेम्ब्रेनस, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में आपको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और तीसरा जो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यही 3 है जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कि आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है।
एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन इसलिए बना, माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन बनने के पीछे का मेन रीजन जो दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो इसमें क्या हो जाता है, सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रोकार्योटिक सेल था जो यूकार्योटिक सेल के अंदर आ गया, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। तो जो प्रोकार्योटिक का मेम्ब्रेन था तो इनर मेम्ब्रेन रहा, और जो यूकार्योट वाला मेम्ब्रेन बनाया तो आउटर मेम्ब्रेन बना लिया। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन यहां पे आपको मिलेगा। तो इसी बात को लिखा है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट आर डिवाइडेड बाय लुमेन। नहीं, आउटर और इनर को लुमेन के द्वारा इसको डिवाइड कर दिया जाता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। इस स्ट्रक्चर में गौर से अगर आप देखिएगा तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है तो ये आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर का जो मेम्ब्रेन है जो अंदर धसा पड़ा भी है बीच बीच में, तो ये इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो अंदर धसा पड़ा मेम्ब्रेन है, जो अंदर की ओर घुसा हुआ है, उसको क्रिस्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो लिक्विड मैट्रिक्स जो रेड कलर से आपको यहां पे दिख रहा है लिक्विड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही एटीपी सिंथेसाइज करने वाला मशीन होता है। बोले तो F1 F0 पार्टिकल इसी के अंदर में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। इवन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकार्योटिक सेल जो यूकार्योटिक सेल के अंदर आया, तो प्रोकार्योट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, राइबोसोम कैसा होना, 70S वाला राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है जो कि प्रोकार्योटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जिसको हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। पेरी बोले तो चारों साइड, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों साइड का स्पेस। बच्चों यही माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको दिख रहा है, यही माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल में इसी तरह से तैरता रहता है। हमारे सेल के अंदर इस तरीके से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करते हैं तैरता रहता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और बड़ा ही वैल्यूएबल ऑर्गेनेली है ये, सेल ऑर्गेनेली है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की जो हम लोग बात करते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी का जो प्रोडक्शन करता है, तो ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ये ग्लूकोज से कहिए कि फाइनल ऑक्सीडेशन करवाने का काम करता है। ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन ये लेता है, वाटर निकालता है, और एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का एरोबिक रेस्पिरेशन में ये हेल्पफुल है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनर कंपार्टमेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, कलेक्टिवली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। उसी चीज को कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है कि वो चीज मैट्रिक्स है इनर कंपार्टमेंट में। और आउटर फॉर्म जो है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है यहां पे, तो वो क्या है, लिमिटिंग बाउंड्री, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, ये बनाने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां मौजूद है, तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेली जो देखा गया हम लोगों में, वो कहां रहता है, सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है। बच्चों इनर मेम्ब्रेन जो है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग होता है, उसमें ढेर सारा जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि मैंने अभी दिखाया भी था आपको, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टा। क्रिस्टी प्लुरल, क्रिस्टा सिंगुलर। और यही क्रिस्टी की जो हम लोग बात करते हैं, यही क्रिस्टी इंक्रीज करवा देता है क्या, सरफेस एरिया को सेवरल टाइम। इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया की बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो बढ़ जाता है, तो उसमें क्रिस्टी का बहुत बड़ा रोल है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करते हैं, वो क्या होता है, साइट होता है किस चीज का, एरोबिक रेस्पिरेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया किसका साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो हम लोग बात करते हैं, उसका साइट क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। कहने का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएगा किसका, फूड का या ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब अगर ग्लूकोज गया अंदर में, तो उसको अप टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तुरवा देने का काम किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आखिर किस तरह का रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम लोग बात करें, तो किस तरह का रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के
अंदर में होता है। तो आपको बता दूं एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया अगर है तो वो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने का काम करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का ही तो है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है बच्चों। चलिए और आगे आते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करते हैं, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सेलुलर एनर्जी। और किसको बोलते हैं सेलुलर एनर्जी, तो एटीपी को। और यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करते हैं ये स्पेशली क्या है, हमारा पावर हाउस है। सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म की जो आप बात करते हो, उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होगा। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये क्या है, प्रोकार्योटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, 70s राइबोसोम मौजूद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकार्योटिक राइबोसोम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 70s राइबोसोम होगा। अब डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। तो डीएनए तो है ही, प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री है, लेकिन डीएनए से प्रोटीन तभी बनेगा जब इसके पास आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद होगा। तो इसके पास क्या होगा, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल सब भी मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो बात करें। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया आखिर 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 बोले तो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग जाए तो ये बाइनरी फिजन से करता है, जो कि प्रोकार्योटिक का रिप्रोडक्शन का यही तरीका होता है, क्या है, बाइनरी फिजन। प्रोकार्योट जो सेल है उसके रिप्रोडक्शन का तरीका की अगर बात करें तो वो क्या होता है, बाइनरी फिजन से प्रोकार्योट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है या अपना नंबर बढ़ाता है। नहीं, अब जो यहां पे क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि व्हाट आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपको अच्छे से आंसर पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो बचपन से आप पढ़ते आए हो, किसको बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल की जब भी बात होगी तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है द टाइप ऑफ राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का राइबोसोम मिलेगा, 80s मिलेगा, 50s मिलेगा, 70s मिलेगा और ऑल। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कैसा होता है, 70s। सेकेंड क्वेश्चन, द पावर हाउस इन अ प्लांट सेल आर। प्लांट सेल में पावर हाउस का काम कौन करेगा। तो यहां भी प्लांट सेल की बात कीजिए या एनिमल सेल का पावर हाउस की जब भी बात करेंगे हम लोग तो वहां पे क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी में। क्रेब्स साइकिल कहां पे चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब साइकिल जिसको टीसीए साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एक बार क्रेब साइकिल चलेगा तो 12 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। नहीं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ग्राना में क्रिस्टी और लाइसोसोम। आंसर क्या चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है क्या, क्रेब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेली विच हैज सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर इज। सेल्फ डुप्लीकेटिंग, खुद से 1 से 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ 4 है आपको, पहला राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, जो डुप्लीकेट है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर का जो हम लोग बात करते हैं, तो ये किसमें होता है, अपने से 1 से 2 बनाता है, क्योंकि ये बाइनरी फिजन से 1 से 2 होता चला जाता है। आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अबंडेंट इन रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये एंजाइम ज्यादातर कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, लोमाजोम के अंदर होगा, लाइसोसोम के अंदर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन जो लीड रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्ले करता है। आइए नेक्स्ट ऑर्गेनली थोड़ा हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्लास्टिड की क्या होता है, प्लास्टिड फंक्शन क्या है, इस प्लास्टिड की जो बात करते हैं बच्चों। प्लास्टिड की जो बात करें ये कहां मिलेगा, तो जितना भी प्लांट सेल है, इवन इग्लेनोइड्स में भी आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टिड्स मिल जाएगा।
तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लेनोइड्स। तो प्लास्टिड ये सब जगह मिल जाएगा आपको। ये जो दिख रहा है आपको यूग्लेनोइड, ये सब जो भी है प्लांट सेल, तो उसमें प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो स्पाइरोगायरा की बात कर लीजिए या कोई भी यूग्लेनोइड्स की बात करते हैं, प्लांट सेल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब प्लास्टिड्स होगा। बच्चों प्लास्टिड की जो बात करते हैं तो मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करवाना। ऐसे तो प्लास्टिड को फिर बांटा गया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। आपको बता दूं क्रोमो, क्लोरो और लिको, क्रोमोप्लास्ट की जो बात करते हैं ना, तो ज्यादातर पिगमेंट वाला जो काम हुआ वो क्रोमोप्लास्ट किया। ग्रीन पिगमेंट से रिलेटेड क्लोरोप्लास्ट करता है, ग्रीन पिगमेंट से रिलेटेड क्लोरोप्लास्ट, और स्टोरेज का काम करता है लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड में खासकर क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें या क्रोमोप्लास्ट, तो उसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट सब मौजूद होता है। और पिगमेंट जो स्पेसिफिक मौजूद होगा तो उसमें ढेर सारा क्या होगा? कलर सब, स्पेसिफिक कलर सब मौजूद होगा। और कलर होना प्लांट में बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर फोटोसिंथेसिस फिर करेगा कैसे? आखिर फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे? तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो प्लास्टिड आपको दिख रहा है, तो एक तो है क्लोरोप्लास्ट जो डिटेल में हम लोग को बात करना है, दूसरा इसी में बात करें तो क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो इसी में होता है वो क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन हो गया, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। मोस्टली पिगमेंट से रिलेटेड बात करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट आंसर जाएगा। लाल कलर, पीला कलर, ब्लू कलर, नीला कलर, लगभग जो भी कलर है क्रोमोप्लास्ट आंसर जाएगा। नहीं, जैसे लाल कलर टमाटर का है तो क्रोमोप्लास्ट के कारण, येलो कलर पपीता का है तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की जो बात करते हैं ये ग्रीन पिगमेंट की बात करता है। क्लोरोप्लास्ट में जब भी बात करेंगे ग्रीन, और लिकोप्लास्ट की जो बात करेंगे तो ये स्टोरेज का बात करेगा। लिकोप्लास्ट ये सब क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। बच्चों हम लोग जो यहां बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट सबको मिला के क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लास्टिड बाबूजी का नाम है, इसका तीन बेटा क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको, तीन बेटा होता है। नहीं, प्लास्टिड बाबूजी का नाम है, इसका तीन बेटा, पहला बेटा क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको, ऐसे याद रखिए। ज्यादातर पिगमेंट यही हथियाया, बाबूजी छिपा के रख लिया था ग्रीन पिगमेंट जो इसके पास आया, और लिकोप्लास्ट जो तीसरा बेटा हुआ, इसको तो पिगमेंट मिला ही नहीं, कलरलेस है, इसको तो काम मिला है स्टोरेज का। तो एक तरह से देखा जाए तो प्लास्टिड का मेन काम होता है एक तो पिगमेंट देना, कलर देना, और दूसरा स्टोरेज करना। तो ये प्लास्टिड का मेन काम हो जाता है बच्चों। बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं किसका? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमारा जो ऑल इंडिया पीएमटी में सिलेबस फोकस है वो क्लोरोप्लास्ट पे मेनली फोकस है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट की जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। बच्चों क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में बता दूं आपको कि क्लोरोफिल एसेंशियल पिगमेंट है, इवन यूनिवर्सल भी है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है। कोई भी प्लांट हो और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो गारंटी है उसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। प्लांट कोई भी हो अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें क्लोरोफिल ए रहता है, तो यूनिवर्सल पिगमेंट के अंतर्गत आ जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स की जो बात करें, ये क्या करता है? टुगेदर ये सब मिलके रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम करता है, लाइट एनर्जी पकड़ने का काम करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, या यूं कहिए कि ये फोटोसिंथेसिस करवाने का काम करता है। कौन? मेन ऑर्गेनेली है प्लांट का क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने का क्या करेगा? काम करेगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, ये भी क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बोला जाता है कि बाहर में था, ये अंदर घुस गया, सेल के अंदर आ गया है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोला जाता है था ये बाहर में, ये भी बाहर रहता था और सेल के अंदर आ गया, बोले तो सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल, इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बोला जाता है कि ये सेल विद इन सेल बोला जाता है बच्चों। फिर इसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है तो इसमें स्ट्रोमा बोला जाता है। ये जो बंच है पूरा ये ग्राना कहलाता है। उसमें एक की बात करें तो थैलेक्वाइड कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट भी सेल विद इन सेल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाता है। तो जो बात माइटोकॉन्ड्रिया में किए तो क्लोरोप्लास्ट में भी बहुत सारा बात सेम जाएगा।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है। अलग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बोले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवा के एटीपी बनाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट बनाता है एटीपी, इसको बोलता है फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो केवल और केवल प्लांट सेल में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है। दोनों के बारे में बोला जाता है कि दोनों प्रोकार्योटिक सेल है जो अब यूकार्योटिक सेल के अंदर आ गया है। बोले तो सेल विद इन सेल दोनों है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल दोनों है, सर्कुलर डीएनए दोनों में है, दोनों में 70s राइबोसोम है। तो मोर और लेस देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं कहिए कि कजन भाई है, नहीं, बहुत बात दोनों में सिमिलर है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो पिगमेंट से रिलेटेड ये बात करेगा। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फैट सोलेबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट सब होता है इसमें, कैरोटीन होता है, एक्जेंथोफिल होता है, नहीं कैरोटीन और एक्जेंथोफिल सब रहता है। अब कैरोटीन में भी टाइप्स है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। सबसे यूनिवर्सल होता है बीटा कैरोटीन, जिसको हम लोग प्रिकर्सर भी बोलते हैं विटामिन ए का। और एक्जेंथोफिल में भी फिकोएक्जेंथिन है, और भी ढेर सारा यहाँ पे मौजूद होता है। बच्चों ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, कलर देता है कौन? येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। तो ज्यादातर कलरफुल चीज की जो बात करें तो वहां पे आंसर क्या जाएगा? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आंसर जाएगा। तो ये जो फ्रूट्स है, ये जो फ्रूट पक रहा है, ये जो स्ट्रॉबेरी आपको दिख रहा है, ये किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये जो कलर आपको शो हो रहा है, जब तक ये ग्रीन था तो क्लोरोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट। नहीं तो होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में प्लास्टिड मॉडिफाई होता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्लास्टिड का मॉडिफिकेशन। प्रोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, अकॉर्डिंग टू नीड वो क्या होगा, उसमें चेंज होता रहता है। लिकोप्लास्ट की जो बात करेंगे, जो तीसरा नंबर है लिकोप्लास्ट, इसको मेन काम मिला स्टोरेज का। लिकोप्लास्ट की जो हम लोग बात करते हैं तो लिकोप्लास्ट क्या करेगा, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, किसी तरह का कोई कलर इसमें नहीं है, इसका शेप और साइज वेरी करता है और स्टोरेज करता है। तो किसका स्टोरेज करेगा? तो न्यूट्रिएंट। ये मेनली स्टोर न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट को क्या करेगा? स्टोर करने का काम करता है कौन? लिकोप्लास्ट। बच्चों लिकोप्लास्ट तीन तरह का होता है। एमाइलोप्लास्ट होगा लिकोप्लास्ट में, एमाइलोप्लास्ट की बात करेंगे, दूसरा इलायोप्लास्ट, और तीसरा जो हम लोग बात करेंगे एल्यूरोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट तीन तरह का होता है, कौन कौन सा? एमाइलो, इलियो और एल्यूरोप्लास्ट, ये तीन तरह का लिकोप्लास्ट होता है। और तीनों अपना अपना काम करता है, तीनों स्टोरेज का काम करता है, तीनों स्टोरेज का काम करेगा। अगर मैं बात करूं एमाइलोप्लास्ट का, तो एमाइलोप्लास्ट नहीं, तो एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा बच्चों? यहां पे जो देखिए ये सब क्या है? एमाइलोप्लास्ट आपको दिख रहा है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम करेगा, मेनली कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट, यहां पे जो है इलायोप्लास्ट सब होता है, या एक एल्यूरोप्लास्ट इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, प्रोटीन स्टोरेज और लिपिड स्टोरेज, इस सब की बात करता है यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? पोटैटो, आलू, नहीं तो ये आलू ही सब में मिल जाएगा आपको, और भी चीज सब है। ल्यूकोप्लास्ट में जो हम लोग बात करें, लिको तो पोटैटो, लिकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पोटैटो में। तो क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन हो गया है, और शुरू में क्या था, ये अगर स्लाइस काटा जाए तो ये ग्रीन नहीं था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? लिकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट की जो बात कर रहे हैं। ऑयल एंड फैट की जो बात करें, इसमें ऑयल और फैट ये सब स्टोर करने का काम करेगा। तो प्रोटीन का स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन तो ये कौन का है? एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, पोटैटो, इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल, फैट, सीड ऑफ कैस्टर, इस सब में मिल जाएगा आपको। और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर सीड ऑफ पल्स। बोले तो प्रोटीन स्टोरेज का काम कौन करेगा? एल्यूरोप्लास्ट। तो यहाँ पे तीन तरह का प्लास्टिड है, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। लिकोप्लास्ट कलरलेस है, केवल स्टोरेज का काम मिला। लिकोप्लास्ट का तीन बेटा, एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर,
पोटैटो, इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। इसी में जो बात करें इलायोप्लास्ट, जो कि लिपिड का स्टोरेज करता है, लिपिड, और एल्यूरोप्लास्ट की जो बात करते हैं वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो दाल या दलहन पौधा इस सब की जो बात करते हैं उसमें पल्स इस सब की जो बात करेंगे एल्यूरोप्लास्ट ज्यादा हो। बच्चों मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लांट में, तो वो कहां पे मिलता है, मीजोफिल सेल में। ग्रीन प्लांट का जो लीफ है, लीफ में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिसको बोलता है मीजोफिल सेल, या यूं कहिए कि मेन सेल जो फोटोसिंथेसिस करवाने का काम करता है, तो ज्यादातर प्लास्टिड वहीं पे मिलता है। जो मीजोफिल सेल है तो वो हायर प्लांट सब लेंथ शेप का, ओवल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है, इवन रिवेल लाइट, ऑर्गेनली बोले तो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप का हो सकता है। लेंथ शेप का मिल सकता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको मीजोफिल सेल के अंदर मिल जाएगा, और उसका लेंथ भी वेरी करता है। लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है लेंथ, वाइड 2 to 4 माइक्रोमीटर। नंबर भी वेरी करेगा। जनरली एक मीजोफिल सेल में एक क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा ही, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास में दिखता है, नहीं ग्रीन अलगी सब की अगर बात करें तो 20 से 40 पर सेल मीजोफिल सेल में क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो नंबर नहीं, तो 20 से 40 भी वहां पे जो हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, पूरा बंच ग्राना है, और उसमें एक की बात करें तो थैलेक्वाइड, और लिक्विड मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रोमा। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है बच्चों, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या मौजूद है, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है। नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक, जिसको कि क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड, और उसी का बंच ग्राना, और उसके बाहर का जो लिक्विड है एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा थैलेक्वाइड जो अरेंज होता है स्टॉक में, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉक में रहेगा तो ग्राना बोला जाएगा। जो थैलेक्वाइड स्टॉक में अरेंज रहता है तो क्या बोलेंगे, ग्राना। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो ये पूरा स्टॉक ग्राना या ग्रानम कहलाएगा, ये वाला पार्ट एस्ट्रोमा कहलाता है। एक की बात करें तो थैलेक्वाइड, और मेम्ब्रेन है इसमें, ये रेड वाला जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये जो कवर किया आप देखिए ग्राना, और ये ग्राना की जो बात कर रहे हैं ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ग्राना है। व्हाट इज एस्ट्रोमा। अब एस्ट्रोमा किसको बोल रहे हैं, तो बच्चों अगर ये प्रोकार्योटिक सेल होता तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोमा, क्योंकि ये प्रोकार्योटिक सेल था। जब बाहर था तो प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे, लेकिन अब इसका स्पेशल नाम दे दिया गया क्या, एस्ट्रोमा। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस मौजूद है, नहीं वो सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है, एस्ट्रोमा कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहलाया था मैट्रिक्स, यहां पे क्या कहलाएगा, एस्ट्रोमा के नाम से हम लोग जानते हैं। थैलेक्वाइड क्या होता है, नहीं हम लोग जो बात करें थैलेक्वाइड में पूछता है व्हाट आर थैलेक्वाइड्स, तो थैलेक्वाइड्स क्या है, तो थैलेक्वाइड की जो बात करें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थैलेक्वाइड। फ्लैट होगा, चपटा चपटा होता है, और यही थैलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है उसी मेम्ब्रेन पे होता है कॉन्टाजोम, बोले तो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टाजोम। उसी पे मिलेगा आपको कॉन्टाजोम, और उसी कॉन्टाजोम में होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बोला जाता है LHC, जो लाइट को हार्वेस्ट करेगा, और वही LHC सब मिलके बनाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। वही सब मिलके क्या बनाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। PS फर्स्ट और PS सेकेंड की वो बात करेगा। तो दो तरह का होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड की जो बात करते हैं हम लोग, नहीं, और वही PS फर्स्ट और सेकेंड है जो लाइट को कैप्चर करता है। वही PS फर्स्ट है जो ATP बनाता है, और PS सेकेंड है जो ATP के साथ साथ NADPH भी बनवाता है। नहीं, वही PS सेकेंड है, फोटो सिस्टम सेकेंड, जहां वाटर टूटता है, और वाटर टूट के क्या देगा, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो PS सेकेंड में ही होता है। तो सारा खेला ग्राना
के थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है, और वही जो एक थैलेकॉइड है उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ढेर सारा जो स्टॉक हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं ग्राना। तो वही चीज यहाँ लिख रहा है, व्हाट इज अ ग्राना। तो ग्राना में बोल रहा है द अरेंजमेंट, यहाँ पे बोल रहा है ग्राना में द अरेंजमेंट ऑफ थैलेकॉइड इन स्टॉक, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राना बोल देते हैं बच्चों, नहीं ग्राना स्टॉक में। तो फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल्स भी होता है, एस्ट्रोमल लेमिला के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोमल लेमिला जो दो थैलेकॉइड को कनेक्ट करने का काम करता है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है। तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड जो होता है इनक्लोज रहता है स्पेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुमेन, लुमेन के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये जो फिगर आप गौर से करके देखिए इसमें, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का, ये पूरा बंच ग्राना। एक की बात करें तो थैलेकॉइड, इसको कट सेक्शन दिखा रहा है, अंदर में इसका ल्यूमेन सब मौजूद होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस में वाटर टूटता है इसी ल्यूमेन के अंदर टूटता है, इस ल्यूमेन के अंदर H+ कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो pH कम हो जाता है, नहीं यही ल्यूमेन, और यहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। सारा फोटोसिंथेसिस का काम यहीं पे होगा। तो ये जो फिगर है, इसी फिगर को ये बंच जो यहाँ पे दिखा रहा है उसी का कंप्यूटराइज फोटो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये सेम इसी तरह का फिगर, ये एस्ट्रोमल लेमिला जो बता रहा था, एस्ट्रोमल लेमिला अंदर का ये लुमेन को दिखा रहा है, ये बाहर से दिखा रहा है ग्राना, इसके बाहर जो ये है ये सब पार्ट क्या होगा, एस्ट्रोमा मौजूद होता है, एस्ट्रोमा हम लोग उसको बोलते हैं। तो ल्यूमेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ल्यूमेन की बात कर रहा है यही अंदर में ल्यूमेन है, जहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, जहां का H+ ज्यादा होता है, जहां का pH कम होता है, नहीं तो ल्यूमेन की बात कर। इसी में और भी फिगर आप अगर देखोगे तो ये भी सेम उसी चीज का फिगर है, जो साइड व्यू है ये भी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट को आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। एस्ट्रोमा की जो बात करते हैं, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा में ढेर सारा एंजाइम मौजूद होता है। एक्चुअल में एस्ट्रोमा के अंदर ही चलता है डार्क रिएक्शन, जब डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा तो वो एस्ट्रोमा के अंदर ही चलता है। बच्चों यहाँ पे दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो वही चीज है कि डार्क रिएक्शन में जो मेनली कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो वो एस्ट्रोमा के अंदर ही बनता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी एंजाइम और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो सब कहां पे होगा, एस्ट्रोमा के अंदर ही मौजूद होगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो बात करें वो प्रेजेंट होता है कहां पे, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, अभी अभी बताया। और वो जो पिगमेंट होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो आ रहा है उसको ट्रैप करने के लिए, बोले तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस करने वाला जो ऑर्गेनेली है उस ऑर्गेनेली का क्या नाम है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, मेन पिगमेंट। ये क्लोरोफिल में भी बहुत सारा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो मेन है क्लोरोफिल ए और दूसरा बी। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के पास और भी बहुत सारा चीज रहता है, क्या रहेगा, राइबोसोम। कैसा राइबोसोम, 70S राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम होता है वो कैसा होगा, 70S राइबोसोम मौजूद रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के जो होता है स्मॉल डबल एक्सटेंडेड सर्कुलर डीएनए भी इसमें मौजूद होता है, तो डीएनए भी इसमें सर्कुलर डीएनए सब रहेगा। राइबोसोम जो होता है यहाँ का सेल, राइबोसोम ऑफ सेल की जो अगर बात करें सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होगा वो प्रोकार्योटिक राइबोसोम, बोले तो 70S राइबोसोम की ये बात कर रहा है। और जो यूकार्योटिक राइबोसोम होता है वो तो 80S होता है, नहीं साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो कैसा है, यूकार्योटिक राइबोसोम 80S। तो ये प्रोकार्योटिक राइबोसोम है, कहीं ना कहीं ये बतलाता है 70S राइबोसोम इसका कि क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कहां से हुआ, या क्लोरोप्लास्ट कैसे अंदर आया, या क्लोरोप्लास्ट क्या है जो यूकार्योटिक सेल के अंदर आया। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में खुद बोला जाता है कि वो खुद एक प्रोकार्योटिक सेल था जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ चुका है, नहीं। और जो साइटोप्लाज्मिक जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है तो साइज में बड़ा होता है, 80S राइबोसोम की हम लोग वहां पे बात करते हैं। राइबोसोम की जो बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलर होगा, प्रोकार्योटिक राइबोसोम साइज में छोटा होता है 70S, और जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मौजूद है यूकैरियोटिक का वो क्या होता है, बड़ा होता है, बोले तो 80S राइबोसोम होता है बच्चों। कुछ चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में नंबर कितना होगा, 1, 10, 20 to 40 और 40 to 50।
क्लेमाइडोमोनास की ये बात कर रहा है, आंसर क्या जाएगा? 1 होता है बच्चों। नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ पेटल्स एंड फ्रूट इज ड्यू टू, किसके कारण होगा? तो यहाँ पे दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एंथोसाइनिन। जल्दी से बताओ। तो ज्यादातर पिगमेंट देखिए, ग्रीन पिगमेंट छोड़ दीजिए तो बाकी पिगमेंट क्या आएगा? क्रोमोप्लास्ट आंसर जाएगा, क्रोमोप्लास्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखें, रूबिस्को इज प्रेजेंट इन, रूबिस्को, तो रूबिस्को कहाँ मिलता है? तो रूबिस्को मिलेगा जैसे थैलेक्वाइड में मिलेगा, एस्ट्रोमा में मिलेगा, कॉन्टाजोम में मिलेगा, या पिगमेंट कहाँ मिलता है? रूबिस्को। बच्चों रूबिस्को के बारे में आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर कोई एंजाइम है तो रूबिस्को ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम क्या नाम है? रूबिस्को। तो रूबिस्को की जब भी हम लोग बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा? एस्ट्रोमा में मिलेगा। और डार्क रिएक्शन करवाने में लीड रोल प्ले करता है रूबिस्को, खासकर C3 साइकिल में। डार्क रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो C3 साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें लीड रोल प्ले करता है रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, which of the following plastids are not exposed to light? कौन सा प्लास्टिड है जिसको लाइट से कहिए कोई मतलब ही नहीं है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बिना पिगमेंट, मतलब लाइट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्लास्टिड एक ही है। देखिए क्लोरोप्लास्ट तो मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल है, उसको तो लाइट चाहिए चाहिए क्लोरोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट में वो भी लाइट का जरूरत पड़ता है। बच गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको लाइट से मतलब नहीं है, स्टोरेज का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन स्टोर करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिड्स दैट गिव ऑर्गन एंड येलो कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स आर द। प्लास्टिड जो येलो कलर है तो वो फ्लावर और फ्रूट्स में जो देता है, तो उस प्लास्टिड का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्या बोल रहा है? कलरफुल देना। तो कौन कौन सा कलर की बात कर रहा है? ऑरेंज कलर और येलो कलर, इस सब का बात कर रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा? क्रोमोप्लास्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली की ओर। बोले तो राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करते हैं। बच्चों राइबोसोम हम लोग जो बात करेंगे किससे? राइबोसोम से रिलेटेड। जो राइबोसोम की जो बात करें, राइबोसोम क्या है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व जो किए थे इसको राइबोसोम को, तो कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पे? जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट 1953 में सबसे पहले राइबोसोम को देखे थे। नहीं, ऑब्जर्वेशन की जो बात करते हैं तो जॉर्ज पैलेट जो है 1953 में जो राइबोसोम को देखे थे वो यही है। और इनके सामने जो ये माइक्रोस्कोप दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बीम वाला पार्ट यही है, सिलेंड्रिकल होता है, बहुत बड़ा सा माइक्रोस्कोप होता है। राइबोसोम जो होता है किससे बना होता है? तो उसमें दो ही चीज होता है, एक आरएनए और दूसरा प्रोटीन। और आरएनए में भी राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाने वाला आरएनए, और प्लस प्रोटीन। तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है क्या? राइबोसोम की जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, इसमें दो ही चीज होता है। राइबोसोम की जो बात करें तो उसके चारों साइड से कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली नहीं है। राइबोसोम मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। बोले तो नेकेड है, बोले तो मेम्ब्रेन लेस है। राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली के नाम से जाना जाता है। कौन? राइबोसोम। किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन उसके चारों साइड राइबोसोम का मौजूद नहीं होता। बच्चों जो राइबोसोम है इसको दो तरीके का राइबोसोम आपको मिलेगा। एक यूकारियोट में राइबोसोम मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं 80S, और दूसरा प्रोकारियोट में राइबोसोम मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 70S। दो तरह का आपको राइबोसोम मिलेगा। 80S हो या 70S, दोनों बना हुआ होता है किससे? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। दोनों जो बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस दिखा रहा है, ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस दिखा रहा है। जो गौर से देखेगा तो इसमें ये वाला पार्ट जो कनेक्ट किया हुआ है ये सब क्या है? आरएनए, मैसेंजर आरएनए की बात करता है जो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड रहता है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये निकलता हुआ लार्जर सब यूनिट से, ये सब क्या है? प्रोटीन। तो अलग अलग तरह का अलग अलग कलर है, तो अलग अलग तरह का प्रोटीन की बात कर रहा है।
राइबोसोम में जो 70S और 80S बोलते हैं, एस की जो बात करें तो सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, नहीं, एस क्या होता है इसमें, सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, और एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट यहां पे जो बात करें जनरली वही बोला जाता है, एस बोले तो क्या, सेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं तो उनका भी नाम सेडबर्ग है, लेकिन रियल में एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, नहीं। और ये जो सेडबर्ग थे, इसका जो है इनडायरेक्टली जो है इसका डेंसिटी और साइज को कहिए कि मेजर करने का काम की। बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम की जो बात करें, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दोनों मौजूद होता है। चाहे 70S राइबोसोम की बात कीजिए तो उसमें भी दोनों सब यूनिट मौजूद है, और जो 80S राइबोसोम की बात करते हैं उसमें भी क्या है, दोनों सब यूनिट मौजूद है। मतलब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों राइबोसोम में मौजूद होता है। बच्चों राइबोसोम की जो हम लोग बात करते हैं, जो बताया 70S और दूसरा जो राइबोसोम बताया 80S, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो बात करेंगे वो 70S होगा, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं वो क्या होता है, 80S से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। अब क्या है, 70S का स्मॉलर सब यूनिट क्या कहलाएगा, 50S, नहीं 50S, और इसका सॉरी लार्जर सब यूनिट 50S, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा ये क्या होगा, 30S। और इधर जो बात करेंगे 80S का, लार्जर सब यूनिट 60S, और इसका जो स्मॉलर सब यूनिट की बात करेंगे तो वो स्मॉलर सब यूनिट क्या हो जाएगा, 40S, नहीं। तो ये राइबोसोम का है। आपको बता दूं ये जो राइबोसोम का बनाया गया है, इवन इसके अंदर का भी कहानी है, इसके अंदर भी कहानी है। अगर 30S राइबोसोम की बात करूं तो स्मॉलर सब यूनिट जो 70S का स्मॉलर है 30S, इसके अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए होता है प्लस प्रोटीन, और 50S में जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें 23S राइबोसोमल आरएनए प्लस 5S राइबोसोमल आरएनए होता है प्लस प्रोटीन का बना होता है। और जो 80S का स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 40S की जो हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर 18S राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, और 60S जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उसके अंदर 3 तरह का आरआरएनए से मिलके बना होता है। एक 28S होता है, 5.8S होता है, और 5S वाला आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके ये राइबोसोम कंस्ट्रक्ट होता है या बना होता है। बच्चों ये जो है लार्जर सब यूनिट और प्लस ये जो आपको दिख रहा है स्मॉलर सब यूनिट, तो 50S लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, और यही दोनों जब मिलेगा तो दोनों मिलके 50 और 30 मिलके 80 नहीं होता है। 80 इसलिए नहीं होता है, ये कोई आपका मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने जोड़ दिया, ये दोनों जुड़ के क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। रियल में सेगमेंटेशन कोफिशिएंट जो सिगमेंट आया था, तो ये 70 के जगह पे जो ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब था उसमें 70 के जगह पे ये रुका था, तो इसको बोला गया था सेगमेंटेशन कोफिशिएंट, जो 70S इसका नाम दिया गया। लार्जर सब यूनिट की बात करें, अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो उसमें 60S प्लस इसी में देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट जो यूकैरियोटिक का बात करेंगे तो 40S, तो 40 और 60 मिलके 100 नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा। ये दोनों मिलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 80S राइबोसोम का लाएगा, 80S राइबोसोम। देखिए दोनों को याद रखना बड़ा आसान है। कैसे आसान है इसको याद कराता हूं मैं। प्रोकैरियोटिक में जो हम लोग बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होता है छोटा तो राइबोसोम है छोटा, यूकैरियोटिक सेल होता है बड़ा तो राइबोसोम भी है बड़ा। तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम का याद रखिए आप कि 70S, तो यूकैरियोटिक में उससे बड़ा तो 10 बढ़ा देना है 80, तो इधर 70 तो इधर 80, ठीक। प्रोकैरियोट का स्मॉलर देखिए, स्मॉलर 30 है तो यूकैरियोट का स्मॉलर 40, 30 40 10 बढ़ गया। और इधर देखिए प्रोकैरियोट का लार्जर जो है 50S है, तो यूकैरियोट का लार्जर जो है यहाँ देखिए 10 बढ़ा दीजिए, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, इससे आपको आसानी होगा याद करने में। बच्चों राइबोसोम की जो बात करें, यहाँ देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट, और यही दोनों जब मिल जाता है ये कंप्लीट एक राइबोसोम की यहाँ पे बात कर रहा है, कंप्लीट एक राइबोसोम की ये बात कर रहा है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट और इधर स्मॉलर सब यूनिट, और दोनों मिलकर एक कंप्लीट 80S राइबोसोम बनाने का काम करेगा। ये क्या करेगा, दो सब यूनिट जो है बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। जो यहाँ पे दोनों सब यूनिट आपको जो जुड़ा हुआ दिख रहा है, दोनों जुड़ा हुआ जो दिख रहा है ये किसके कारण, मैग्नीशियम आयन के कारण।
आपको बता दूं मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जब 0.001 मोलर होता है तो लार्जर सब यूनिट स्मॉलर से जुड़ जाता है, लेकिन अगर 10 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाइए तो राइबोसोम का डाइमर बना देगा, और 10 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाइए तो पॉली राइबोसोम पॉलीमर बनाने का काम करेगा। नहीं तो मैग्नीशियम आयन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। बच्चों राइबोसोम की जो बात करें, प्रोवाइड करता है स्पेस एज वेल एज एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जगह देगा, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए ये प्रेजेंट करेगा। बच्चों राइबोसोम की जो थोड़ा सा और बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेली है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो राइबोसोम एक्चुअल में क्या करता है, एमिनो एसिड का चेन बनवाता है, एमिनो एसिड को जोड़ने का काम राइबोसोम का है। और आपको बता दूं जब आप प्रोटीन पढ़िएगा तो दो एमिनो एसिड के बीच का जो बॉन्डिंग होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो रियल में राइबोसोम एमिनो एसिड को किससे जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम भी किसका है, राइबोसोम का ही है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम में जो बात करेंगे वो किसका है, राइबोसोम का ही काम है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का। तो राइबोसोम रियल में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, या आप ये भी बोल सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम किसका होता है, राइबोसोम। राइबोसोम में पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है, अगर ये क्वेश्चन रहे तो आपको बता दूं लार्जर सबयूनिट में बनता है। कहां पे बनेगा, लार्जर सबयूनिट में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। राइबोसोम में पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा, लार्जर सबयूनिट में पेप्टाइड बॉन्ड बनने का काम करता है। नहीं तो ये सब बात आपको याद रखना है, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो और भी डिटेल बात करेंगे हम लोग राइबोसोम पे। आइए नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है साइटोस्केलेटन। नहीं साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन सिस्टम की ये बात करता है। ये क्या है, इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर, साइटो बोले तो सेल, उसके अंदर का स्केलेटन सिस्टम क्या कहलाएगा, साइटोस्केलेटन। जैसे हम लोगों का स्केलेटन सिस्टम क्या कहलाता है, बोन, बोन से हमारा स्केलेटन पूरा बना हुआ है, उसी तरह से सेल के अंदर क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है जो सेल का शेप एंड साइज देने का ये काम करता है, और भी ढेर सारा उसका फंक्शन है। तो यूकारियोटिक साइटोस्केलेटन की जो बात करें उसमें क्या क्या चीज मौजूद होता है, तो पहला हम लोग जो बात करें साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोफिलामेंट की बात होती है यूकारियोट में। दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, और जो यहां पे तीसरा हम लोग बात करते हैं माइक्रोटिब्यूल्स। नहीं तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोटिब्यूल ये सब किसमें आता है, साइटोस्केलेटन के अंतर्गत आता है। बच्चों माइक्रोफिलामेंट की जो बात करें तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रोफिलामेंट सब दिख रहा है आपको, मैं एनिमल सेल का माइक्रोग्राफ में देखा तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, माइक्रोफिलामेंट दिख रहा है, जो कि क्या करेगा, साइटोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है। माइक्रोफिलामेंट इसके अंदर भी देखिए इस तरह का एक्टिन सब यूनिट सब जुड़ा रहता है मसल्स इस सब में, तो ये सब क्या है, माइक्रोफिलामेंट का काम करता है। माइक्रोटिब्यूल यहाँ पे देखिए इस तरह का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, नहीं तो ये क्या बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल की हम लोग बात करते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाएगा तो क्या बोला जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल। नहीं ये प्रोटीन सब यूनिट होता है, केराटिन सब मिलके बनाता है, फाइब्रस प्रोटीन सब होता है। लगभग साइज माइक्रोट्यूब्यूल का बात करें तो 8 से 12 नैनोमीटर से लेके अप टू 25 तक कहानी हो सकता है। नहीं माइक्रोट्यूब्यूल का तो 25 के आसपास, और इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो बात करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट दोनों के बीच का होगा 8 to 12 नैनोमीटर का, यहाँ पे ये क्या होता है, इसका साइज होता है, जो कि पूछा हुआ आपसे। बच्चों साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, पहला काम ये करता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, मेंटेनेंस करेगा सेल शेप को। सेल का जो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिखता है, शेप जो दिखता है, उसमें साइटोस्केलेटन का बहुत बड़ा रोल है। सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है, सेल मोटिलिटी सब में हेल्प करेगा। नहीं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में या एक्सचेंज में हेल्प करता है। सिग्नलिंग अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर जो सिग्नल है, सिग्नल ट्रांसमिशन की जो बात करें वो इसी का है। और साइटो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियर डिवीजन करवाने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग बनाए। ऑल सेल ऑर्गेनेली आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक्सेप्ट, नहीं तो देखिए लाइसोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड, गैलेक्सिसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और राइबोसोम। तो आंसर क्या चला जाएगा, राइबोसोम, जो कि नेकेड होता है,
मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन बोथ प्रोकार्योट एंड यूकार्योट। 80s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए प्रो यूकार्योट में तो 80s होता ही है, लेकिन 70s राइबोसोम प्रोकार्योट में भी होता है और यूकार्योट में भी होता है। तो यूकार्योट में कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जबकि प्रोकार्योट में उसका प्रोटोप्लाज्म में रहेगा बच्चों। नहीं, नेक्स्ट, प्रोटीन, प्रोटीन्स इन ए प्लांट सेल आर सिंथेसाइज बाय। तो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल ही बोला जाता है किसको? राइबोसोम को। आंसर क्या चला जाएगा? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम होता है। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम आर मीडिएटेड बाय। एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तो पोटासियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, या Mn प्लस प्लस का आयन जो बता रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम आयन। आपको बताया एसोसिएशन की जो बात करेंगे तो वो क्या होता है? मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, साइटोस्केलेटन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। साइटोस्केलेटन ER, गोल्जी सेल वॉल और माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। आंसर क्या जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे आंसर जाता है। इतना पहले आप लोग कर लीजिए बच्चों। आज हम लोगों ने 3 सेल ऑर्गेनेली के बारे में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, और तीनों से रिलेटेड हम लोगों ने बारी बारी से बात किया। आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने किया। आपको मजा और भी आएगा अगर आपने एनसीईआरटी खोल के, एनसीईआरटी सामने रखते हुए ये वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लाइन बाय लाइन आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा हो बच्चों। और भी क्लियर करके पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप मेरा ओम बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मेरा 3 सेंटर है, भिकनापारी, बाजार समिति, कंकरबाग। भिकनापारी, बाजार समिति, कंकरबाग। आप कॉल भी कर सकते हो। भिकनापारी में अगर कॉल करना है तो 9798275946 नंबर है। बाजार समिति के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 78707870100020। और अगर कंकरबाग आपको कांटेक्ट करना है सेंटर पे तो 95701020, बोले तो 9570100020 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। अच्छे से तरीके से आपको मेडिकल का तैयारी करना है। इस तरीके से तैयारी करने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो ओम बायोलॉजी क्लासेस पे। ओम बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपको सारे जगह पे ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। इवन मेरा साइट भी है, अगर गौर किए होइएगा तो स्लाइड के हर एक नीचे में, स्लाइड के नीचे में मेरा साइट लिखा रहता है। क्या साइट का नाम है? www.ombiologyclasses.com। नहीं, दोनों नंबर आपको दिया हुआ है, 78701020, 95701020। इतना तब तक के लिए रहने देते।